जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सो कंप्यूटर के हम मैराथन सेशन कर रहे थे जिसमें हम PYQs की हेल्प से कंप्यूटर को रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का ये सेकंड लेक्चर है कंप्यूटर के PYQs के बेसिस में। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें जो रीसेंट एग्जाम हुआ अंडर ग्रेजुएट लेवल JKSSB का, उसके PYQs में इंक्लूड करूंगा और उसके बेसिस में हम कंप्यूटर का जो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे थोड़े टफ क्वेश्चन आए तो उनको भी हम टैकल करने की कोशिश करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कल हमने एक लेक्चर कंडक्ट करवाया था जो आप बोल रहे थे इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में बेसिक अरिथमेटिक का। तो बेसिक अरिथमेटिक के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड मैंने एक सिंगल वीडियो डाली है अभी तक। उसमें मैंने आपको बताया किस तरह से आपने एग्जाम में क्वेश्चंस को हैंडल करना है। उस वीडियो को जरूर देख लेना अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके और भी मैराथन सेशन आपके लिए आते रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई कोडिंग एरर्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप होता है उसमें कोडिंग में एरर्स होते हैं जो डिफरेंट स्टेजेस में, उनको क्या बोलते हैं, किसको यूज किया जाता है उन एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए? ट्रांसलेटर को, लिंकर को, डीबगर को या लोडर को? देखो पहले आप इन 15 क्वेश्चन का खुद आंसर ट्राई करेंगे, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली, पहले खुद ट्राई किया होगा आई होप आपने, इस क्वेश्चन का आंसर है डीबगर। तो डीबगर बेसिकली क्या होता है? डीबगर को हम यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से एरर हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्टेजेस में। देखो बेसिकली होता है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है डीबगिंग। क्या प्रोसेस का नाम होता है? डीबगिंग। याद रखना आपने, डीबगिंग प्रोसेस, बग होता है एरर। कंप्यूटर लैंग्वेज में बग को बोलते हैं एरर को, एरर को क्या बोलते हैं? गलती को क्या बोलते हैं? बग। डीबगिंग एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोकेट करते हैं कि कहाँ पर बग है, कहाँ पर एरर है और उसको रिमूव कर देते हैं। इस प्रोसेस इज नोन एज डीबगिंग। और डीबगर क्या होता है? डीबगर की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ पर कोडिंग एरर है। तो आपको समझ आ गया बेसिकली डीबगिंग क्या होती है, डीबगर क्या होता है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसके साथ जो ये आपके पास ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस में जो ये तीन चीज़ें हैं, ट्रांसलेटर, लिंकर और लोडर, ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जिसमें JKSSB ने हर बार एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा है। इन तीनों पे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो पहले हम आराम से इन तीनों चीज़ों को समझेंगे बेसिकली होते क्या हैं। फिर अगर वो लैंग्वेज चेंज भी करेगा ना तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ में 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी इसके PYQs डाले हुए हैं। तो देखो सबसे पहली बात हम समझते हैं, ट्रांसलेटर को समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आपको एक चीज़ पता होगी कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। देखो अब इतना तो आपको पता है कि कंप्यूटर सिर्फ समझता है कौन सी लैंग्वेज, 0 और 1 वाली, ठीक है। कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है? 0 और 1, जिसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। अब अगर हमें कोई कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी होती है, हम 0-1 में थोड़ी लिखते हैं, हम तो अपनी कहानी लिखते हैं, कोई इंग्लिश में लिख रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर में। दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर में मेनली, एक होती है लो लेवल लैंग्वेजेस। कौन सी होती हैं? लो लेवल लैंग्वेजेस। और दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस। इन दोनों को समझो, फिर हम ट्रांसलेटर वगैरह सब समझ लेंगे। तो दो तरह की लैंग्वेजेस होती है, एक होती है लो लेवल लैंग्वेजेस, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस में आ जाती है सबसे पहले, एक आ जाती है मशीन लैंग्वेज। कौन सी आ जाती है? मशीन लैंग्वेज। और दूसरी आ जाती है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज को ही बोलते हैं बेसिकली कौन सी? 0-1 बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को ही बोलते हैं। तो इनिशियली जब कंप्यूटर बना था ना, तो हम कंप्यूटर को जो इन्फॉर्मेशन देते थे ना, डेटा देते थे, वो 0-1 की फॉर्म में ही देते थे, मतलब मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में। बट मशीन लैंग्वेज हमें तो समझ नहीं आती थी, ठीक है, वो तो कोडर को ही समझ आती थी। उसके बाद एक कंसेप्ट आया असेंबली लैंग्वेज का। कौन सी लैंग्वेज का? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में हम क्या करने लगे? न्यूमोनिक कोड्स का यूज करना है। न्यूमोनिक कोड्स मतलब कुछ कोड्स बनाए थे हमने। फॉर एग्जाम्पल AVG का मतलब अगर एवरेज है, SUM का समय, तो इस तरह से हमने कुछ कोड बनाए थे जिस कोड के बेसिस में हम क्या करते थे? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते। तो ये हो गया कौन सा? असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद ये बट समझना हमारे लिए डिफिकल्ट था, यूजर के लिए समझना डिफिकल्ट था। उसके बाद बनी हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम सीधा जैसे इंग्लिश वगैरह यूज करते हैं तो उसमें कोड लिख देते और वो कोड जो है कंप्यूटर ट्रांसलेट होता है और समझ जाता है, ठीक है। अब आपको आई होप आपको लैंग्वेज समझ आ गई। तो बेसिकली एक होता है सोर्स कोड। सोर्स कोड होता है जो यूजर, मतलब हम लोग जिसमें इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, दैट इज नोन एज सोर्स कोड, इतना समझ लो। और ऑब्जेक्ट कोड होता है जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है, मतलब 0-1 की बाइनरी लैंग्वेज। अब देखो बेसिकली हम जो कंप्यूटर को लिखते हैं उसको बोलते हैं सोर्स कोड। उसको ऑब्जेक्ट कोड में जो कन्वर्ट करता है दैट इज नोन एज ट्रांसलेटर, ठीक है। मतलब हमारे लिए सोर्स कोड क्या है? फॉर एग्जांपल हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज अ सोर्स कोड, जिस लैंग्वेज में हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में लिखते हैं तो वो एक तरह का सोर्स कोड है, हाई लेवल लैंग्वेज है। उसको ट्रांसलेटर किस में कन्वर्ट कर देता है? ऑब्जेक्ट कोड में, मतलब उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है जो कंप्यूटर समझता है, दैट इज मशीन लैंग्वेज, 0-1 की लैंग्वेज में, ठीक है। अब आपको एग्जाम में पूछता है कि ट्रांसलेटर कितनी तरह के होते हैं। ट्रांसलेटर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है।
जो बता रहा हूँ अच्छे से समझ लो, उसके बाद इसमें कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ट्रांसलेटर 3 तरह के होते हैं मेनली। ट्रांसलेटर में सबसे पहले आ जाता है असेंबलर। कौन हो जाते हैं? असेंबलर। देखो असेंबलर का क्या काम होता है, देखो ये जो असेंबली लैंग्वेज है इसको जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है दैट इज नोन है असेंबलर। तो असेंबलर क्या करता है, अगर असेंबली लैंग्वेज में कोई हमारे पास कोड है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? मशीन लैंग्वेज में। तो ये एक तरह का ट्रांसलेटर हो गया। उसके बाद 2 ट्रांसलेटर होते हैं, एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है इंटरप्रेटर, और एक होता है कंपाइलर। ये दोनों क्या करते हैं? इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये भी ट्रांसलेटर है। मतलब ये किसको कन्वर्ट करते हैं? ये हाई लेवल लैंग्वेज को किसको में कन्वर्ट कर देते हैं? मशीन लैंग्वेज में। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटर या कंपाइलर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, मतलब एक लाइन को पहले कन्वर्ट करेगा फिर दूसरी लाइन को कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर पूरा ही एक ही बार कन्वर्ट कर, मतलब पूरे का पूरा प्रोग्राम ही एक ही बार सोर्स कोड कन्वर्ट कर देता है, वो होता है कंपाइलर। ठीक है, आई होप आपको ट्रांसलेटर समझ आ गया। क्या सीखा हमने? देखो हमने ये सीखा कि बेसिकली जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज जो 0-1 की फॉर्म में होती है, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, बट हम जो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सोर्स कोड, वो लो लैंग्वेज में नहीं होता, मतलब मशीन लैंग्वेज में नहीं होता। तो हम क्या करते हैं? हम ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं। ट्रांसलेटर हमने देखा असेंबलर जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर देखा, वो किस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लैंग्वेज या हम बोले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये आगे ट्रांसलेटर का काम। अब एक तो ट्रांसलेटर ने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रांसलेटर ने कन्वर्ट करे हैं, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड बने हैं, जो कंपाइलर ने बनाए फॉर एग्जांपल या इंटरप्रेटर ने बनाए हैं। अब ये तो फॉर एग्जांपल कंपाइलर ने ये एक कोड बना दिया ऑब्जेक्ट कोड, ये दूसरा बना दिया। अब लिंकर क्या करता है? इन सबको आपस में जोड़ता है और एक सिंगल एग्जीक्यूटिव फाइल बनाता है। ठीक है, सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है या सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जिसे कहते हैं। तो ये किसका काम होता है? लिंकर का। तो लिंकर क्या करता है, ध्यान से सुनो। जो कंपाइलर ने क्या किया, जो कंपाइलर ने कंपाइल किए हुए ना ऑब्जेक्ट कोड, उन सबको जो है इकट्ठा करेगा और एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बना देगा, एक सिंगल प्रोग्राम बना देगा। ये काम किसका होता है? लिंकर। मतलब लिंकर जितने भी ऑब्जेक्ट कोड जो हैं, जो कंपाइलर ने बनाए हुए हैं, उनको क्या करता है? कंबाइन करता है एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ठीक है, अब लिंकर के बाद ये जो सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है, इसको लोड करता है कौन? लोडर। कहाँ पर लेके जाता है? मेमोरी में। तो बेसिकली ये जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है ना, इसको मेमोरी में वो स्टोर कर देता है, और जब सीपीयू को उसकी जरूरत होती है तो सीपीयू उसको कहाँ से उठा लेता है? मेमोरी से, और जो भी अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म हो जाता है। देखो यार सिंपल क्या है, मैंने क्या करना है, ध्यान से सुनो इस चीज़ को। मैं चाहता हूं कि मेरा जो कंप्यूटर है वो किसी चीज़ को सम करे। अब मैं क्या करूंगा? मैं सम लिख दूंगा। ध्यान से सुना, मैं सम का सोर्स कोड लिख दूंगा। अब इस क्या करेगा कंपाइलर? उसको कन्वर्ट कर देगा। अब वो पूरा प्रोग्राम जब कन्वर्ट हो जाएगा, उसको लिंकर क्या करेगा? आपस में जोड़ देगा, और किसमें? लोडर क्या कर देगा? उसको मेमोरी में स्टोर कर देगा। तो जब मैं उसको प्रोसीड करूंगा तो बेसिकली सीपीयू मेमोरी से उस प्रोग्राम को उठाएगा, तो जो भी डेटा मैंने एग्जीक्यूट करना है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बेसिकली ये 3 चीज़ों का यही फंक्शन है। ट्रांसलेटर कन्वर्ट करता है किसको? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। लिंकर उस ऑब्जेक्ट कोड को आपस में कंबाइन करके एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, और लोडर उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में स्टोर कर देता है, जो बाद में एग्जीक्यूट की जाती है दोबारा सीपीयू के द्वारा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी 2 क्वेश्चन इसके रिलेटेड करेंगे तो अभी आपका क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट कोड। तो कौन ऐसा है जो सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड जिसे बोलते हैं उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है? ये जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंटीवायरस, एएलयू, कंट्रोल यूनिट या ट्रांसलेटर। तो किसका काम है? अभी देखा ये क्वेश्चन, ये किसका काम है? ट्रांसलेटर का काम है। ट्रांसलेटर हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। एएलयू कल के लेक्चर में पढ़ाया था, जो कंप्यूटर का लेक्चर आया था। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, तीनों सीपीयू के पार्ट्स हैं। एंटीवायरस क्या होता है? देखो वायरस अगर हमारे कंप्यूटर में आ जाता है, कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर, तो उसको खत्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एंटीवायरस का यूज करते हैं। मैं आज के लेक्चर में बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट एंटीवायरस है, जैसे मैकएफी हो गया, नॉर्टन हो गया, ये सारे एग्जाम में पूछता है, तो ये हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड लैंग्वेज लाइन बाय लाइन इज कॉल्ड। देखो एक ऐसा ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो किसको कन्वर्ट करता है? सोर्स कोड को, जो किसमें है? हाई लेवल लैंग्वेज में। उसको किसको कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में, लाइन बाय लाइन। ये लाइन समझो,
देखो एक तो इधर लिखा है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज में। तो भाई यहाँ पर तो दो होते हैं, ये काम तो दो करते हैं, ये काम तो कंपाइलर भी करता है सर, अभी आपने बताया, और ये काम इंटरप्रेटर भी करता है। तो इस क्वेश्चन में तो दोनों ही दिए हुए हैं, हम आंसर किस पे मार्क करेंगे? तो ये वर्ड देखो ना, लाइन बाय लाइन, तो लाइन बाय लाइन कौन कर रहा था? इंटरप्रेटर का। अगर मैं बोलता एट अ टाइम करता है, वो कंपाइलर करता है जो पूरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी इंटरप्रेटर हो जाएगा। ठीक है, एक बार टाइम लगा के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझा है ना अच्छे से, तो अब जो भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड आएंगे आप एग्जाम में इजीली कर लोगे, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड बाय बैंकिंग इंडस्ट्री? कौन सा ऐसा इनपुट डिवाइस है? पहली बात तो इनपुट डिवाइस है, कौन यूज कर रहा है? बैंकिंग इंडस्ट्री, फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ चेक्स। तो अगर आपके बहुत ज़्यादा चेक्स हैं, उनकी प्रोसेसिंग करनी हो, तो हमारे जो बैंकर्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़ करते हैं? MICR, OCR, OMR, बार कोड रीडर। देखो अगर एग्जामिनर ने कोई सिंपल क्वेश्चन पूछना होगा ना, वो इनकी कई बार फुल फॉर्म्स पूछ लेता है, तो पहले तो आपको इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। क्या इसकी फुल फॉर्म है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ये किसकी फुल फॉर्म है सर? ये हमारी MICR की फुल फॉर्म है। OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होती है? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। OMR शीट तो आप सबको पता है, OMR शीट क्या? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो एग्जाम वगैरह देने के लिए यूज होती है। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तीसरा आ गया बारकोड रीडर, BCR की फुल फॉर्म है बारकोड रीडर। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली ऑप्शन है। अगर आपको लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ चेक को आइडेंटिफाई करना हो ना, उसको वैलिडेट करना हो कि वो चेक एक्यूरेट है या नहीं है, तो हम जो बैंकर्स होते हैं वो किस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो बेसिकली चेक्स में जो होता है ना, वो मैग्नेटिक इंक यूज की जाती है, उसमें एक कोड होता है, उसको बोलते हैं MICR कोड। तो उसको बेसिकली डिटेक्ट करके वैलिडेट कर देता है कि ये चेक सही है या गलत है। उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ये सारे ही इनपुट डिवाइसेज हैं। इनपुट डिवाइसेज वो डिवाइस होते हैं जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर लेके जाता है, और जो बाहर निकालता है दैट इज नोन है आउटपुट डिवाइस, फॉर एग्जांपल प्रिंटर। सेकंड इज ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। OCR का यूज कहाँ किया जाए? फॉर एग्जांपल एक कोई आपको मैं प्रिंटेड पेज दे दूं, ठीक है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, ये प्रिंटेड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक न्यूज़पेपर का पेज दे दूं या कॉपी का पेज दे दूं, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर पता क्या करेगा? इसको मशीन की रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, जिसको मशीन समझ सके, मतलब टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और उस टेक्स्ट को आप एडिट भी कर सकते हो। तो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर का वहां पर यूज होता है। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन कहां पर यूज होता है? एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को एक मशीन रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम OCR का यूज करते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR शीट का आप सबको पता है, बेसिकली हम आंसर्स वगैरह देखने के लिए इसका यूज करते हैं। ये सारे ही, इवन बार कोड रीडर कहाँ पर यूज होता है? रिटेल की शॉप्स में यूज होता है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये सारे ही किस तरह के डिवाइसेस हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। ये चीज तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन थे, आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन 5। टोटल बिट्स यूज्ड बाय IPv6 एड्रेस इज। देखो आपको एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछेगा, IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स यूज होते हैं, IPv6 में कितने बिट्स यूज होते हैं, या ये पूछ लेगा IPv6 में कितने बाइट्स यूज होते हैं, या IPv4 में कितने बाइट्स यूज होते हैं। तो चार ही क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं और चारों ही हम कवर करके जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि IPv6 में कितने बिट्स यूज होते हैं, टोटल बिट्स कितने यूज होते हैं, 64 बिट्स, 32 बिट्स, 128 बिट्स या 256 बिट्स। ठीक है, तो बेसिकली आईपी है क्या? पहली बात, आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखो ये क्या होता है? प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, मतलब कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो किसी भी कंप्यूटर को फॉलो करने पड़ते हैं जब वो इंटरनेट पे काम करता है, दैट आर नोन एज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स जो किसी भी कंप्यूटर को फॉलो करने पड़ते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल, जब आप इंटरनेट पे काम कर रहे होते हैं ना, आप इंटरनेट पे जब भी काम कर रहे होते हो, कोई एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना सभी कंप्यूटर के लिए रिक्वायर्ड होता है। उसमें जो IPv6 एड्रेस होता है बेसिकली, उसमें कितने बिट्स यूज होते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो बेसिकली IPv6 में 128 बिट्स यूज होते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन पूछेगा, बार बार बता रहा हूं कि IPv6 में कितने यूज होते हैं, 128 बिट्स। उसके बाद पूछेगा IPv4 में कितने बिट्स यूज होते हैं, तो 32 बिट्स। तो ये दो क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलने। ठीक है, अगर बाइट पूछे तो IPv4 में कितने बाइट यूज होंगे, तो 4 बाइट यूज होंगे। क्यों 4 बाइट? यार देखो ना, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स। तो 4 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 4 32, तो मतलब किसके बराबर हो गया, 38 बिट्स। तो 38 बिट्स बोलो या 4 बाइट बोलो, सेम थिंग है।
बट आपको कंफ्यूजन हो इसलिए मैंने दोनों बता दिया। IPv4 में 32 बिट्स यूज होते हैं या 4 बाइट्स बोल दो। इसी तरह IPv6 में 128 बिट्स यूज होते हैं या 16 बाइट बोल दो, क्योंकि 16 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 128 आता है। तो बेसिकली IPv6 में 128 बिट्स यूज होते हैं 16 बाइट, और IPv4 में 32 बिट्स यूज होते हैं या 4 बाइट हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट इज। देखो कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट यूज करता है। इंटरनेट के टाइम में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, अभी बताया था ऊपर। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल या FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या है, कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जो हर एक कंप्यूटर फॉलो करता है किसी नेटवर्क में। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। जब भी देखो, जब भी आप कभी ध्यान से सुनो, जब भी इंटरनेट में वर्किंग होती है ना, इंटरनेट पे आप काम करते हो, तो ये दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं। एक है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म देख लो, एक है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये पूछता है एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये तो एक प्रोटोकॉल आ गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा आ गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। कौन सा आ गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिकली ये दोनों ही यूज होते हैं जब आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो। तो बेसिकली जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना, उसमें आप बेसिकली इस प्रोटोकॉल का यूज करते हो एड्रेस को ऑब्टेन करने के लिए। हर एक ध्यान से, अभी हमने ऊपर देखा ना यार IPv6, ये क्या है, बेसिकली ये एड्रेस है। किसी भी एक कंप्यूटर का इंटरनेट में जो एड्रेस होता है ना, उसको बोलते हैं IPv6 वगैरह, ये उसका एड्रेस होता है। तो बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल का हम यूज करते हैं एड्रेस को ऑब्टेन करने के लिए। क्या करने के लिए, एड्रेस को ऑब्टेन करने के लिए, किसी भी कंप्यूटर के एड्रेस को ऑब्टेन करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ठीक है, ताकि हम एड्रेस आइडेंटिफाई कर सकें। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का हम वहां पर यूज करते हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल मैंने डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना है इंटरनेट में, तो अगर मैं चाहता हूं कि वो एक्यूरेटली अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे डिलीवर हो, तो उसके लिए TCP प्रोटोकॉल यूज होता है। तो अगर आप चाहते हो, आप इंश्योर करना चाहते हो कि एक्यूरेट डिलीवरी हो आपकी डेटा की, तो आप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज करोगे। अगर आप एड्रेस को ऑब्टेन करना चाहते हो, तो आप इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करो। इन दोनों में माइन्यूट सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट प्रोटोकॉल इज यूज टू ऑब्टेन द एड्रेस, डाटा का एड्रेस को ऑब्टेन करने के लिए, और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज यूज टू इंश्योर दैट डाटा मस्ट बी ट्रांसफर टू द एग्जैक्ट सिस्टम। ठीक है, तो वहां पर ट्रांसफर हो, उसके लिए हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ठीक है, हर एक जो देखो ना, हर एक कंप्यूटर जो होता है नेटवर्क में, उसका एक रिकॉग्नाइज्ड IP एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है उसका। तो बेसिकली वो एड्रेस है, और अगर आप चाहते हो, इंश्योर करना चाहते हो कि डाटा एग्जैक्ट एड्रेस में आए, तो आप किसका यूज करोगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आपको समझ आ गया। अब ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट, HTTP की फुल फॉर्म पूछेगा, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IP और TCP आपको समझ आ गया। अब ये देखो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल कहां पर यूज होता है, जब आप भी वेबसाइट पे काम करते हो ना, वेब पेजेस पे काम करते हो, जब वहां पर आपने इंफॉर्मेशन को सेंड करना होता है, वेबसाइट वगैरह में, वेब में इंफॉर्मेशन को सेंड करना हो, आप HTTP प्रोटोकॉल का यूज करते हो। ठीक है, उसके बाद एक है वर्ल्ड वाइड वेब। देखो यार, यहाँ पर दो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक होता है वर्ल्ड वाइड वेब, एक होता है इंटरनेट। WWW और इंटरनेट में क्या फर्क होता है पता है आपको, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है WWW और इंटरनेट में क्या फर्क है। मैं आपको आज ना इसका डिफरेंस बता देता हूँ। देखो, इंटरनेट मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पर एक नेटवर्क था, एक रजौरी में नेटवर्क है, एक जम्मू में नेटवर्क है, एक श्रीनगर में नेटवर्क है, एक दिल्ली में नेटवर्क है, एक USA में नेटवर्क चल रहा है। ये सारे नेटवर्क्स हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, नेटवर्क्स हैं। अगर मैं इन सभी नेटवर्क्स को आपस में जोड़ देता हूँ, ये जो ग्लोबल नेटवर्क बनेगा ना, वर्ल्ड लेवल पे ये जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा या ग्लोबल नेटवर्क बनेगा, इसको मैं बोलूँगा इंटरनेट। समझ आ गया, मतलब इंडिया, USA, UK, रशिया, फ्रांस, चाइना, पाकिस्तान, इन सब के अगर मैं नेटवर्क्स को जोड़ देता हूँ, तो वो ग्लोबल जो नेटवर्क बनेगा, दैट इज नोन एज इंटरनेट। बेसिकली ये एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये एक नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, वही बेसिकली होता है वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब इंटरनेट एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट से कोई देख सकते हो, आप मूवीज देख सकते हो, ये सारी सर्विसेज हैं जो इंटरनेट पे प्रोवाइड की जाती हैं, उसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि वेब क्या है। और आपको एग्जाम में ये भी पूछता है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है, इसको किसने फाउंड करा था। इसको फाउंड करा था टिम बर्नियर्स-ली ने। किसने फाउंड करा था, ये पूछता है एग्जाम में, टिम बर्नियर्स
ली ने इसको फाउंड करा था 1989 में। ये चीज़ याद रखना, इसको फाउंड करा था टिम बर्नर्स ली ने। इसका बेसिकली कई बार ये पूछता है ये होता क्या है। देखो वर्ल्ड वाइड वेब में ना अब बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर एक मेरे पास एक नोटबुक, एक पेज है, देन वो नोटबुक बनाता है, देन मिलियंस ऑफ नोटबुक्स की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी वर्ल्ड की आ जाती है। इसी तरह वर्ल्ड वाइड वेब भी वही है। फॉर एग्जाम्पल वेब पेजेस होते हैं, वेब पेजेस से वेबसाइट्स बनती हैं, और वेबसाइट्स वर्ल्ड की सारी मिला दें तो वो क्या बन जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। इसी तरह फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको यूज़ किया जाता है फाइल को ट्रांसफर करने। देखो यही जो आपको कंसेप्ट है ना, अगर आपको ये अच्छे से नहीं समझ आएंगे तो एग्जाम में फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में। बट अगर आपको समझ है यार कि TCP और IP में क्या फ़र्क है, IP जो है वो एड्रेस बताता है, TCP इंश्योर करता है कि एक्यूरेटली डेटा ट्रांसफर हो, HTTP मतलब जब भी हम वेबसाइट के ऊपर डेटा ट्रांसफर करते हैं उसका यूज़ करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इंटरनेट एक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो वर्ल्ड वाइड वेब है। मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये चीज़ें आ जाती है। इस तरह अगर कई बार ये पूछ सकता है इंटरनेट कहाँ से आया। देखो सबसे पहले जो है इंटरनेट का कंसेप्ट आया था ARPANET से। कहाँ से आया था, ARPANET से, ये भी याद रखना। बेसिकली ARPANET की फुल फॉर्म क्या होती है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। बेसिकली ये एक USA का नेटवर्क था जिसमें उन्होंने डिफरेंट नेटवर्क से जोड़ा था। बाद में इसी को हमने वर्ल्ड लेवल पे लेके गए तो नाम पड़ा इंटरनेट। तो इंटरनेट कहाँ से आया, USA के एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क से आया। ये चीज़ भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज अ लैंग्वेज ऑफ क्रिएटिंग वेब पेजेस। इनमें से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसको हम यूज करते हैं वेब के पेजेस को क्रिएट करने के लिए। यार एक आप नोटबुक के पेज बनाते हो, इन्हीं नोटबुक के पेज की जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसको बोलते हैं वेब पेजेस। क्या फ़र्क है, कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं की सॉफ्ट कॉपी को हम वेब पेजेस बोलते हैं जो इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं। तो कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करते हैं वेब पेजेस को बनाने के लिए। कोई लैंग्वेज ही होगी ना जिसमें आप लिखोगे तो वो बनेंगे। HTML, HTTP, वेबसाइट या वेब ब्राउज़र। तो कौन सी लैंग्वेज है यूज़ करते हैं वेब पेजेस को बनाने के लिए, दैट लैंग्वेज इज नोन एज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये याद कर लेना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं वेब पेजेस को बनाने के लिए, ठीक है। अब आपको ना 3 चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है यार, मैं आपकी वो कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। देखो यहाँ पर ना 3 चीज़ें होती है, वेबसाइट एक होता है वेब पेज, ठीक है, वेब पेज, उसके बाद एक है वेबसाइट, और तीसरा है वेब ब्राउज़र। इनमें क्या है, इनमें क्या डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। मैं आपको ना अभी पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं, एक मेरे पास एक नोटबुक है, मेरे पास एक नोटबुक स्टार्ट, उसमें नोटबुक में जो पेजेस हैं ना, बेसिकली पेजेस जो हैं वो बेसिकली अगर मैं इंटरनेट पे ले जाऊंगा तो वो वेब पेजेस बन जाएंगे। तो बेसिकली एक सिंगल डॉक्यूमेंट जो इंटरनेट में पड़ा होता है उसको हम बोलते हैं वेब पेज। हर एक जो सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरनेट में पड़ा होता है ना उसका एक URL होता है, एक यूनिक URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब जिसकी वजह से हम उसको ढूंढ सकते हैं। मतलब वेबसाइट को अगर किसी को ढूंढना है ना तो वो URL का यूज़ करते हैं, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का यूज़ करके हम वेबसाइट में पहुंच सकते हैं। तो वेब पेज क्या होता है, बेसिकली जो भी एक सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरनेट में पड़ा हुआ है आप उसको बोलते हो वेब पेज, ठीक है। अब वेब पेज बेसिकली अगर एक वेब पेज है, ये तो सिंगल डॉक्यूमेंट है, अगर मैं बहुत सारे ऐसे वेब पेजेस को आपस में जोड़ दूं, बहुत सारे पेजेस को जोड़ दूं, वो जो नोटबुक एक बनेगी ना, मैं बोलूंगा ये मैथ्स की नोटबुक है, वो मैथ्स बेसिकली एक वेबसाइट होगा। तो जब भी कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को आप जोड़ देते हो तो एक सिंगल डोमेन नेम के अंडर वो आ जाता है, तो उसको आप बोलते हो वेबसाइट। वो क्या बना देता है, वेबसाइट। अब वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से आप वेबसाइट तक पहुंचते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कि वेबसाइट में जाना है तो मैं क्रोम को खोलता हूँ ना, तो क्रोम इज अ सॉफ्टवेयर, उसमें जाके मैं वेबसाइट सर्च करता हूँ, मैं उस वेबसाइट में पहुंच जाता हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया, अगर नहीं भी समझ आया अभी बताता हूँ। देखो अगर आपने जाना है मॉक टेस्ट लेना है सुपरवाइजर का, ठीक है, ध्यान से सुनो, सुपरवाइजर का मॉक टेस्ट लेना है, आप सबसे पहले कहाँ पर जाओगे, गूगल क्रोम में, और या कोई और ब्राउजर पे भी जा सकते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह, बट आप मैं मान लेता आप गूगल क्रोम में जाते हो, ये एक ब्राउजर है। इसमें आपने जाके सर्च किया अवेकनिंग classes.in, ठीक है, ये क्या है, एक वेबसाइट है। अब इसके ऊपर जो ये पेजेस आपको दिख रहे हैं ना, जहाँ पे लिखा हुआ है JKSSB सुपरवाइजर टेस्ट, या बीच में टेस्ट आपका OMR शीट है, ये सारे क्या हैं, ये सारे वेब पेजेस होते हैं। तो वेब पेजेस ने मिलकर एक वेबसाइट बनाई awakeningclasses.in, उसको एक्सेस करने के लिए जो आप ब्राउजर यूज कर रहे हो दैट इज नोन एज और वेब ब्राउजर। तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको वेब ब्राउजर बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें आप समझ आ गई होंगी, इसमें अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द डेवलपमेंट ऑफ एन ओपन सोर्स
वेब ब्राउजर फायरफॉक्स। तो ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है फायरफॉक्स, यही पढ़ाया था ना आपको लास्ट लेक्चर में। जो भी ओपन सोर्स है, लैंग्वेज भी बताई थी, पाइथन जो है, लाइनेक्स है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैंने आपको बताया। उसी तरह मैंने फायरफॉक्स भी बताया था। तो फायरफॉक्स जो है एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। ये पूछ रहा है इसको किसने बनाया, इसको डेवलपमेंट किसने करी है। गूगल ने बनाया, मोजिला फाउंडेशन ने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, एप्पल ने। बेसिकली इसका पूरा नाम जो है ना मोजिला फायरफॉक्स है, ताकि जेकेएसएसबी को पता था अगर मोजिला यहीं पर लिख दूंगा तो इनको तो पता चल जाएगा मोजिला फाउंडेशन ने बनाया, इसलिए इसने मोजिला काट दिया पीछे, तो फायरफॉक्स नाम रखा। तो बेसिकली फायरफॉक्स किसने बनाया, मोजिला फाउंडेशन है। बट अगली बार आपको मोजिला वापस नहीं ना पूछेगा फायरफॉक्स, कुछ और भी पूछ सकता है। तो देख लो इंपॉर्टेंट, क्रोम जो है ये भी एक तरह का वेब ब्राउजर। क्रोम किस कंपनी ने बनाया, गूगल ने बनाया। क्रोम वेब ब्राउजर किसका है, गूगल का। उसके बाद इंपॉर्टेंट एप्पल का पूछता है, तो सफारी वेब ब्राउजर किसका अगर पूछे तो सफारी वेब ब्राउजर एप्पल का, ये याद रखना, सफारी किसका, एप्पल का। और माइक्रोसॉफ्ट का पूछता है कई बार। इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर हम बात करें, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है। और जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ये दोनों ही किसके हैं, माइक्रोसॉफ्ट के, ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज ये दोनों ही किसके हैं, कंपनी कौन सी है इनकी, कंपनी इज माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राउजर इज मतलब डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी, ऐसा कुछ। तो मतलब क्रोम दे देगा, इसको किस कंपनी ने बनाया, गूगल ने बनाया। सफारी दे देगा, किसने बनाया, एप्पल ने बनाया। माइक्रोसॉफ्ट एज दे देगा, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। बट आपको एक क्वेश्चन में इंटरनेट एक्सप्लोरर देगा, तो उसके लिए भी आपने याद रखना है इसको भी कौन सी कंपनी ने बनाया, इसको भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। देखो अभी कितना टाइम हो गया, बट अभी हमें 9th क्वेश्चन पे पहुंचे हैं, ठीक है। बट आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। और देखो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, पीछे वाले लेक्चर्स में जो मैंने चीज़ें पढ़ाई थी वो मैंने रिपीट नहीं करवाई हैं, मैंने कुछ और क्वेश्चन लगाए ताकि हर एक एस्पेक्ट, ताकि आपके 3 अगर मैराथन सेशन आ रहे हैं या 4 मैराथन सेशन एक सब्जेक्ट के आ रहे हैं, उसमें आपका सारा वो पोर्शन रिवाइज हो जाए जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। इसके डिटेल लेक्चर भी पड़े हुए हैं वेबसाइट में, आप अपने यूट्यूब में जाके प्लेलिस्ट में जाके कंप्यूटर सुपरवाइजर में देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, वहां पर मैंने इन डेप्थ हर एक चीज पढ़ाई है। बट अभी आपका रिवीजन का टाइम है, तो इस तरह से हम रिवाइज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस फ्रॉम वेब सर्वर। देखो अगर आपने वेब सर्वर में से वेब पेजेस को देखना है, बेसिकली आपने वेबसाइट तक पहुंचना है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज है बट क्या है यही रहा है कि अगर आपने वेबसाइट तक पहुंचना है तो आप किसके थ्रू जाओगे, लिंक, ब्राउजर, होस्ट या रूटर। तो किसको यूज करते हो, वेब ब्राउजर का यूज करते हो। तो यही चीजें मैं आपको ऑलरेडी समझा रहा हूं, आपको अच्छे से समझना है। कंसेप्ट समझ आ गया, लैंग्वेज में थोड़ा टिल्ट भी होगा बट आप समझ आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ करंट प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, अगर आपने एक नई स्लाइड को इंसर्ट करना है, एक नई स्लाइड डालनी है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे, Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+S, Ctrl+Y। देखो Ctrl+S तो सेव होता है, कितनी बार आपको बताया। Ctrl+Y क्या होता है, Z होता है अनडू, Y होता है रीडू के लिए, किसी एक्शन को वापस रीडू करने के लिए। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा, Ctrl+N या Ctrl+M। आप N पे मार्क कर दोगे क्योंकि न्यू स्लाइड है, आप N को कंपेयर करोगे तो N पे मार्क कर दो, आपका गलत हो जाएगा। जब भी हमें एक नई स्लाइड डालनी होगी पावर पॉइंट में, MS पावर पॉइंट में, अगर एक नई स्लाइड आपने डालनी है, एक नई स्लाइड इंसर्ट करनी है करंट प्रेजेंटेशन में, आप किसका यूज करते हो, आप यूज करते हो Ctrl+M का। अगर आपने एक नई स्लाइड डालनी हो, अगर आपने पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन नहीं बनानी हो, अगर आपने क्रिएट करनी हो पूरी न्यू प्रेजेंटेशन, अगर आपने न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी हो, तब आप Ctrl+N का यूज करते हो। डिफरेंस याद रखना, अगर नई प्रेजेंटेशन बनानी है तो Ctrl+N, अगर एक स्लाइड ऐड करनी है नई सिर्फ, तो आप Ctrl+M का यूज करोगे, ठीक है। एक स्लाइड, जस्ट एक स्लाइड, पावर पॉइंट की एक स्लाइड, और प्रेजेंटेशन होता है पूरी स्लाइड्स, डिफरेंट स्लाइड्स के एडिशन से, मतलब 25 स्लाइडें भी हो सकती हैं एक प्रेजेंटेशन में। तो जब आपको एक पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी हो, Ctrl+N, एक स्लाइड क्रिएट करनी हो किसी प्रेजेंटेशन में, तो आप Ctrl+M का यूज करते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो यार, ये जो MS ऑफिस है ना, इस पे MS वर्ड पे एक लेक्चर डेडिकेटेड, MS एक्सेल पे, और इन डेप्थ मतलब उससे बाहर नहीं होगा क्वेश्चन फ्रेम। आप उन लेक्चर्स को जरूर जाके देखो, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि MS ऑफिस से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ कुछ एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है पावर पॉइंट की, बता देता हूँ। F5 पूछता है एग्जाम में, पूछता है F5 शॉर्टकट कीज पावर पॉइंट में कहाँ यूज होती है। देखो अगर किसी प्रेजेंटेशन को आपने बिगिनिंग से स्टार्ट करना हो, अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी प्रेजेंटेशन बिगिनिंग से स्टार्ट हो, मतलब बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट हो, तो आप F5 का यूज करोगे। और Shift+F5 कहाँ यूज होगा, ये F5, एक होता है Shift+F5। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रेजेंटेशन करंट स्लाइड से स्टार्ट हो, मतलब जिस स्लाइड पे आप अभी रुके हुए हो ना, आप चाहते हो
कि आपकी प्रेजेंटेशन वहीं से स्टार्ट हो, उसके पीछे वाले उसमें नहीं इंक्लूड हो, तो आप किसका यूज़ करोगे? शिफ्ट प्लस F5। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज पढ़ाया और मैंने कहीं पर रोक दिया, अगले दिन अगर मुझे वहीं से स्टार्ट करना, मैं शिफ्ट प्लस F5 से स्टार्ट, बट अगर मैं बिगनिंग से बताना चाहता हूँ मैं F5 से स्टार्ट करूँगा। इतना समझ आता है? अगर आपने किसी पावर प्रेजेंटेशन जो चल रही है उसको एंड करना हो, तो अगर आपने एंड करना हो किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, आप एस्केप की का यूज़ करते हो, ESC एस्केप की का यूज़ करते हो जब आपको एंड करना हो किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को। रिवाइज कर लेते हैं, अगर आपने सिर्फ एक स्लाइड डालनी है ना, नहीं तो आप कंट्रोल प्लस M का यूज़ करोगे। पूरी प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, नहीं तो कंट्रोल प्लस N का यूज़ करोगे। एंड करनी है प्रेजेंटेशन को, एस्केप की का यूज़ करोगे। अगर आपने एक प्रेजेंटेशन को बिगनिंग से स्टार्ट करना है, F5 का यूज़ करोगे, और अगर करंट स्लाइड से स्टार्ट करना है, शिफ्ट प्लस F5 का आप यूज़ कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन है इसमें पोस्ट का कंसेप्ट है, एक बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उसमें बहुत कंफ्यूजन होती है एग्जाम में। मैं कोशिश करूंगा ये कंसेप्ट आज आपको क्लियर हो जाए। कहता है स्मॉल पीस ऑफ कोड, एक स्मॉल पीस होता है कोड का, विच इज यूज टू इनिशियलाइज ऑल डिवाइसेज एज सून एज पावर इज स्विच ऑन, इज नोन एज। बेसिकली एक स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है बेसिकली वो, जिसकी वजह से क्या होता है, सारे डिवाइसेस इनिशिएट हो जाते हैं जब आप पावर को स्विच ऑन, आपने कंप्यूटर ऑन करा और सारे प्रोग्राम फंक्शन करना स्टार्ट हो गए। इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक स्ट्रैप, बूट सेक्टर वायरस, डिवाइस ड्राइवर या बूट स्ट्रैप, इसको बोलते हैं बेसिकली बूट स्ट्रैप। और इस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। कौन सा प्रोसेस होता है ये? बूटिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन का, इसमें से क्वेश्चन आता है बूटिंग वाले कंसेप्ट से। मैं बताता हूँ ये होता क्या है बेसिकली, ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को। देखो, सबसे पहले जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हो ना, एक आपके मदरबोर्ड के ऊपर ना एक चिप लगी होती है, इनबिल्ट चिप होती है मदरबोर्ड के अंदर, जिसको बोलते हैं बायोस। क्या बोलते हैं? बायोस। इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो जब भी आपका कोई भी कंप्यूटर ऑन होता है तो सबसे पहले बायोस वर्किंग शुरू करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका काम क्या होता है? ये चेक करता है कि सारी चीज़ें जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको ये चेक करने का काम होता है बायोस का। जब भी आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपका बायोस की वर्किंग स्टार्ट हुई। अब बायोस दो तरह से वर्किंग करता है। सबसे पहले बायोस करता है पोस्ट। क्या करता है? पोस्ट। पोस्ट की फुल फॉर्म सुनो, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या करता है ये? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट किस में आता है? पोस्ट में। देखो, पोस्ट की फुल फॉर्म पावर ऑन, मतलब क्या? बेसिकली जैसे ही आपने सुनो, आपने सबसे पहले कंप्यूटर ऑन करा, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में एक चिप थी बायस, उसकी वर्किंग स्टार्ट होगी। अब उसकी वर्किंग में सबसे पहले क्या होगा? पावर ऑन सेल्फ। इसमें क्या होगा कि वो चेक करेगा कि क्या कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर हैं, जैसे CPU है, जैसे मॉनिटर, जो हार्डवेयर पार्ट है वो अच्छे से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहा हो तो बीपिंग वाली साउंड आपको, बीप वाली साउंड आपको सुनाई देती है। इसका मतलब होता है कोई हार्डवेयर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं हार्डवेयर अच्छे से काम कर रहा है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका लोडिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। लोडिंग का मतलब क्या होता है? कल वाले लेक्चर में ही पढ़ाया था कंप्यूटर के। लोडिंग में क्या होता है बेसिकली, अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो पड़ा हुआ है रोम में, ऑपरेटिंग सिस्टम तो हार्ड डिस्क रोम में पड़ा हुआ है, उधर से उठा के उसको किस में लाना है? रैम में लाना है, ताकि वो CPU के एक्सेस में आए और आपका कंप्यूटर फंक्शन करे, फुल्ली स्टार्ट हो आपका कंप्यूटर। तो बेसिकली लोडिंग यही प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम तक पहुंचाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं लोडिंग प्रोसेस या बूट स्ट्रैप प्रोसेस। तो आई होप आपको बूटिंग का कंसेप्ट समझ आया होगा। तो बेसिकली जब भी हम किसी कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है? बायोस जो है मदरबोर्ड में, वो अपनी वर्किंग को स्टार्ट करता है। वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के थ्रू क्या करता है? सारे हार्डवेयर को चेक करता है। अगर हार्डवेयर गुड है तो ठीक, नहीं है तो बीपिंग वगैरह प्रोड्यूस होती है। जब हार्डवेयर गुड उसको समझ आ जाता है तो वो क्या करता है? बूटिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट करता है, जिसमें क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे रैम में आ जाता है, और जब ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन शुरू करना स्टार्ट कर देता है तो हमारा पूरा कंप्यूटर फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 12 पे मूव करते हैं। A plug and play storage device that simply plugs in the port of a computer is known as। प्लग एंड प्ले स्टोरेज पता क्या होता है? प्लग मतलब आपने जैसे ही लगाया आप उसको वैसे ही यूज़ कर देते हो। जैसे USB ड्राइव अगर आप लगाते हो ना, उसमें मूवी पड़ी हुई है तो जैसे ही लगाते हो सीधा ओपन कर दो। क्या पहले उसको डाउनलोड करते हो कंप्यूटर में? नहीं, USB में पड़ी हुई है, डायरेक्टली उसको कंप्यूटर में लगाओ, डायरेक्टली देखो। इसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले, मतलब जैसे ही प्लग करो वैसे ही प्ले कर दो, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती। ये किस में होता है? हार्ड डिस्क में, CD में, फ्लैश ड्राइव में या फ्लॉपी डिस्क में। तो ये किस में है? बेसिकली फ्लैश ड्राइव या USB ड्राइव में हमारे पास प्लग एंड प्ले फीचर आता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हार्ड डिस्क, फ्लैश, CD मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। फ्लॉपी डिस्क के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। फ्लॉपी डिस्क की 3 मेन काइंड्स होती हैं। एक होती है 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क आती है, ठीक है। एक आती थी 5.25 इंच की, 5.25 इंच की, और एक आती थी 8 इंच की,
ठीक है, फ्लॉपी डिस्क। जो 3.5 इंच की थी ना, उसकी मैक्सिमम स्टोरेज थी 1.44 MB। कितनी मैक्सिमम स्टोरेज थी? 1.44 MB। जो 5.25 इंच की थी 1.2 MB थी। जो 8 इंच की थी वो कितनी थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ये JKSSB ने अपने एग्जाम में पूछा हुआ है कि 3.5 इंच वाली जो फ्लॉपी डिस्क है उसकी MB सबसे ज़्यादा होती थी, इन तीनों में सबसे ज़्यादा इसी की है। और पूछा था कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी स्टोरेज कर सकते हो, तो 1.44 MB। तो याद रखना 3.5, 5.25 और 8 इंच, तीन तरह में ये आ जाती हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। 12 क्वेश्चन हो गए, 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। 2 मिनट रेस्ट कर लेते हैं। देखो, आपको मैं एक चीज़ बताता चलो, एक तो मैं आपके लिए मैराथन सेशन जितने भी हमारे हो रहे हैं उनकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। दूसरा, मैंने एक चीज़ नोट करी है कि आपको एग्ज़ाम में आने से पहले आपको ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी है आपका और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पा रही है। अगर आप चाहते हो ना, अगर आप सच में जेन्युइनली चाहते हो कि आपको मैं थोड़ा स्ट्रेटेजाइज कर दूं, मतलब संडे को ही मैं वो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं। अगर आपको 10-15 दिन जो उसके बाद बच जाएंगे, अगर आपको मैं बताऊं कि किस तरह से आपके चीज़ों को एट द मतलब क्लोजिंग जब डेट्स आ रही हैं आपके पास, तो किस तरह से आपको किन चीज़ों को रिवाइज करना चाहिए, किस पे प्रायोरिटाइज करना चाहिए टाइम, और कैसे आपको मतलब आगे चलना चाहिए, कितने मॉक देने चाहिए, MCQ लगाने चाहिए या अपना रिवाइज करना चाहिए। अगर आप चाहते हो इस पर मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना। आपके रिस्पांस के बेसिस में मैं संडे को एक ना डेडिकेटेड आपके लिए 10-15 मिनट की एक अच्छी सी मतलब आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपने चीज़ों को करना है। जो मेरा कुछ एक्सपीरियंस है उसके बेसिस में और जितने बच्चों से मैं बात करता हूँ उन सबके बेसिस में मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा कि जो आपके लिए मे बी हेल्पफुल रहे एग्जाम में। बाकी स्ट्रैटेजी अपनी होती है और यू शुड नॉट चेंज इट। बट अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है और डिसहार्टन हो रहे हो, सिलेबस बहुत है, मॉक में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको उस वे में रेडी कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स IP एड्रेस विद द डोमेन नेम ऑफ द वेबसाइट? किस इनमें से किस मैप में IP एड्रेस होता है जिसके साथ डोमेन नेम होता है वेबसाइट का? URL में होता है, डोमेन नेम सिस्टम में होता है, HTTP में होता है, FTP में। ये यार एक कमेंट सेक्शन में कर देना। एक क्वेश्चन तो आपको होमवर्क देना ही है ना आज का, तो ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में। इसमें तो यार ये दो तो काट दो, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होनी चाहिए। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द मैकिंटोश, मैक के जो कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स होते हैं वो कौन बनाता है? यार आप सबको पता है मैक के लैपटॉप वगैरह जो होते हैं वो कौन मैन्युफैक्चर करता है? एप्पल करता है, माइक्रोसॉफ्ट करता है, सैमसंग करता है, लिनोवो। यार सुना होगा ना, एप्पल इनकॉर्पोरेशन जो है, एप्पल बनाता है मैकिंटॉश के कंप्यूटर। आपने ये भी सुना होगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी पूछता है एग्जाम में। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी किसका है? एप्पल इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का नाम है एप्पल इनकॉर्पोरेशन, और इन्हीं का ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। और मैकिंटॉश जो कंप्यूटर लैपटॉप है वो सारे एप्पल ही बनाता है, तो ये चीज़ आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? इनमें कौन सा एंटीवायरस नहीं है? वायरस क्या होता है? वायरस एक तरह का मालवेयर होता है। वायरस क्या होता है? एक तरह का मालवेयर है। देखो सुनो मेरी बात, वायरस भी एक तरह का मालवेयर। मालवेयर मतलब मलिशियस सॉफ्टवेयर। ध्यान से सुनो इस कंसेप्ट को। मालवेयर मतलब मलिशियस। मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था कुछ बच्चे बोलते सर वायरस है, एंटीवायरस पे वीडियो लगाओ। भाई ऑलरेडी बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देखो, कंप्यूटर सुपरवाइजर करके। मलिशियस सॉफ्टवेयर, मालवेयर क्या होता है? मलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो मलिशियस हो, मतलब जो खराब हो, आपके कंप्यूटर को खराब करो, उसको बोलते हैं मालवेयर। इसके अंदर आपके वायरसेस भी आ जाते हैं, आपके ट्रोजन हार्ट्स भी आ जाते हैं, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे आपके वॉर्म्स होते हैं। ये सारे क्या है? ये सारे एक तरह के मालवेयर हैं। अब कहता है कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है? भाई ये तो ट्रोजन हॉर्स तो एक तरह का मालवेयर है, तो ये एंटीवायरस थोड़ी है। एंटीवायरस ये तीनों ही एंटीवायरस वो होते हैं अगर फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया, उसको खत्म करने के लिए और कंप्यूटर के फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए हम एंटीवायरस का यूज करते हैं। अब एग्जाम में आपको पता क्या पूछेगा? 3-4 दे देगा, आपको बोलेगा इनमें से कौन सा एंटीवायरस है, किसमें नहीं है। तो आपको सारे इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए। जैसे नॉर्टन हो गया, याद कर लो, मैकअफी, AVG, ये सारे एंटीवायरस। एक और एग्जाम में पूछता है बिट डिफेंडर, बिट डिफेंडर, तो ये याद रखना। कैस्परेस्की, ठीक है। वेब रूट एवास्ट, वेब रूट एवास्ट, ठीक है। ये सारे क्या हैं? ये सारे एंटीवायरस हैं। कुछ तो ऐसे हैं, ये मुश्किल है ना इनको नाम से, अगर आपको नॉर्टन है आपको कैसे पता चलेगा एंटीवायरस है? ये तो कुछ भी हो सकता है, तो ये याद कर लो। नॉर्टन, मैकअफी, AVG, बिट डिफेंडर, एवरेज हो जाते हैं, कैस्परेस्की, वेब रूट अवस्था, ये सारे क्या है हमारे पास? एंटीवायरस हैं। अब कुछ ऐसे एंटीवायरस हैं जिनको आप ना थोड़ा दिमाग लगा के भी कर सकते हो कि एंटीवायरस। फॉर एग्जांपल फाइल सिक्योर या F सिक्योर जिसे कहते हैं, फाइल सिक्योर, तो इससे पता चल रहा है सिक्योर, तो सिक्योर से आप एंटीवायरस लगा सकते हो। स्कैन गार्ड,
तो नाम से पता चल रहा है कुछ गार्ड कर रहा है। तो ऐसे भी कई बार ना थोड़े कॉमन सेंस के भी एंटीवायरस आप लगा सकते हो, स्कैन गार्ड, तो ये भी एंटीवायरस है। बट ये याद रखना, नॉर्टन, मैकअफी, एवीजी हो गया, बिट डिफेंडर हो गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, कहाँ गई हमारी वेबसाइट, एक सेकेंड वेट करो। देखो हमारा एक क्वेश्चन रह गया, हाँ एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, बट इसके साथ एक आधी चीज़ मेरे को आपको और बतानी थी, तो मैं आपको बता दूंगी। वायरस और एंटीवायरस पढ़ा, ऑल दो इस पे लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हो, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो। फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में पूछेगा सबसे पहला एंटीवायरस कौन सा था, ये पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, सबसे पहला एंटीवायरस कौन सा था। तो सबसे पहले एंटीवायरस का नाम था रीपर। क्या नाम था? रीपर। पहले एंटीवायरस का नाम था रीपर। बेसिकली क्या हुआ था, एक वायरस आया था जिस वायरस का नाम था क्रीपर। क्या था वायरस का नाम? क्रीपर। ये कहाँ पर आया था? मैंने आपको बताया ना, इंटरनेट कहाँ से बना? आरपानेट से। तो आरपानेट में एक बार आ जाता है एक वायरस जिसका नाम है क्रीपर, उसको खत्म करने के लिए एक एंटीवायरस बनाया जाता है रीपर। ये पहला एंटीवायरस है। एक ये क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट जो पर्सनल कंप्यूटर में बूट सेक्टर वायरस आया था। क्या आया था? बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, ये वायरस की टाइप्स वहां पे पढ़ाए हुए हैं, उस लेक्चर को जाके देखो, ये समझ आ जाएगा। तो पहले पर्सनल कंप्यूटर में जो बूट सेक्टर वायरस आया था उसका नाम था ब्रेन। क्या नाम था? ब्रेन। तो ये दो नाम याद कर, एक तो क्रीपर, पहला आपका वायरस आया था आर्पानेट में, इसको एंटीवायरस इसके लिए बनाया था रीपर, और एक पहला पर्सनल कंप्यूटर का जो बूट सेक्टर वायरस आया था ना, उसका नाम था ब्रेन। इसके बाद बाकी और भी वायरसेस की टाइप्स, एंटीवायरसेस, उनमें जो पॉलीमॉर्फिक और बहुत तरह के वायरसेस होते हैं, वो सारे मैंने उस लेक्चर में कवर करवाए, वो एक सिंगल वीडियो है, उसमें आपका सारा कवर हो जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। देखो ये मॉक टेस्ट शेड्यूल है आपके फुल लेंथ टेस्ट का। तो जैसे आज आपका 5 जून है, तो आज आपका फुल मॉक टेस्ट जो है वो हो रहा है, सेकंड वाला। OMR शीट मॉक टेस्ट है, जाके दोगे तो बेनिफिट आपको दिखेगा, क्योंकि OMR शीट का आपका फाइनल एग्जाम भी होगा। 5 मॉक टेस्ट हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर हमारा स्पेशलाइजेशन का पोर्शन वीक है, तो यार उसके लिए मैं सेक्शनल टेस्ट आपको प्रोवाइड किया था। अगर आपने इनरोल नहीं करें तो सेम तरीका है, जैसे इसमें इनरोल करना वैसे उसमें भी आप इनरोल कर सकते हो। कैसे करना, एक 5-6 मिनट की वीडियो आज से 3-4 दिन पहले मैंने डाली थी, यूट्यूब में जाके देख लो, आपको पता चल जाए किस तरह से। हमारी वेबसाइट है awakeningclasses.in, वहाँ पर जाके आप इनरोल कर सकते हो। ये नहीं है कि 1 जून का टेस्ट आप अभी नहीं दे सकते, आप कभी भी दे सकते हो। तो टेस्ट वहीं पर पड़े हुए हैं, जरूर जाओ, इन टेस्ट का बेनिफिट उठाओ। इससे आपको देखो, आप पढ़ रहे हो बट आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तब भी प्रॉब्लम होती है। तो प्रैक्टिस भी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो डू शेयर इट विद अदर्स ऑफ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और एक और चीज़ करना, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, वहीं पर हमारी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो हम वहीं पर शेयर करते हो। इंस्टाग्राम पे हम डेली करंट अफेयर्स भी अपलोड करते हैं, अगर आप नहीं देख रहे हो तो अवेकनिंग क्लासेस सर्च करो, इंस्टाग्राम पे डेली करंट अफेयर्स कवर करते चलो। और एग्जाम से 1 वीक पहले भी मैं आपको करंट अफेयर्स करवाने की कोशिश करूंगा। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको कुछ वीडियो चाहिए संडे को, तो किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करनी है लास्ट डेज में चीज़ें, तो मैं आपको बना के दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।